तो आज हम मन की शांति पर बात कर रहे हैं, लेकिन शायद उस तरह से नहीं जैसे आपने सोचा होगा। हाँ। हमारे पास मौलाना वहीदुद्दीन खान का एक लेक्चर है जो इस टॉपिक को एक बिल्कुल मतलब नए एंगल से देखता है। बिल्कुल। यहाँ किसी मंत्र या मेडिटेशन की बात नहीं होगी, हम बात करेंगे एक मेंटल ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने की। बिल्कुल सही कहा। एक ऐसा सिस्टम जो ट्रैफिक के शोर से लेकर करियर की निराशा तक हर चीज को शांति के एक स्रोत में बदल सकता है। हाँ, लेक्चर इस मशहूर ख्याल को सीधी चुनौती देता है कि शांति के लिए पहाड़ों पर जाना पड़ता है। और यहीं पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। लेक्चर में एक उदाहरण है कि कैसे सड़क पर गाड़ियों का शोर भी ब्रह्मांड के बारे में एक गहरी समझ और सुकून का जरिया बन सकता है। सुनने में अजीब लगता है ना? हाँ, बिल्कुल। तो चलिए इसी अजीब से लगने वाले आइडिया की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये मेंटल सिस्टम ये काम कैसे करता है। तो सबसे पहले लेक्चर एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करता है। हम सब ने द मंक हू सोल्ड हिज फरारी जैसी किताबें पढ़ी हैं या मतलब उनके बारे में सुना है। हाँ हाँ, सबने सुना है। जहां एक अमीर आदमी सब कुछ बेचकर अपनी महंगी कार छोड़कर पहाड़ों में शांति खोजने चला जाता है। लेक्चर कहता है कि ये तो बस एक कहानी है, असल जिंदगी में ऐसा नहीं होता। असल में ये एक बहुत जरूरी बात है। अकेलेपन में या पहाड़ों में जाकर जो मिलता है वो शायद शांति ना हो, बल्कि एक तरह का एस्केपिज्म। हाँ, असल जिंदगी की मुश्किलों और कड़वाहट से एक तरह का पलायन हो, एक टेम्पररी एस्केप। लेक्चर के मुताबिक असली शांति एक बौद्धिक उपलब्धि है, इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट। हाँ, एक इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट। ये कोई नशा या खुशी की लहर नहीं है। अगर ऐसा होता तो फिर तो कोई भी तो डॉक्टर से एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लेकर भी शांति मिल जाती, लेकिन वो शांति नहीं, वो तो बेहोशी है। सही बात है। असली शांति बौद्धिक बेहोशी नहीं, बल्कि बौद्धिक विकास का सबसे ऊंचा स्तर है। बौद्धिक उपलब्धि, ये सुनने में शांति से ज्यादा मेहनत वाला काम लगता है। हाँ, आमतौर पे शांति का मतलब होता है दिमाग का शांत होना, ज्यादा सोचना नहीं, लेकिन यहाँ तो मतलब एकदम उल्टा कहा जा रहा है। हाँ, और यही इस लेक्चर का सबसे अनोखा पहलू है। इसे समझाने के लिए बर्टन रसल की किताब ह्यूमन नॉलेज का जिक्र आता है। अच्छा। रसल दो तरह के ज्ञान की बात करते हैं। एक है चीजों का ज्ञान यानी नॉलेज ऑफ थिंग्स, और दूसरा है सच्चाई का ज्ञान यानी नॉलेज ऑफ ट्रूथ। चीजों का ज्ञान यानी जो हमें अपनी आंखों से दिख रहा है, जो सतह पर है। ठीक है। लेकिन सच्चाई का ज्ञान उस चीज के पीछे के बड़े सिस्टम, बड़ी सच को समझना है। जब हम सिर्फ चीजों को देखते हैं तो बोर हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं। हाँ, लेकिन जब हम उसके पीछे की सच्चाई को देखते हैं तो एक बिल्कुल नई दुनिया खुल जाती है। ठीक है, तो अब उस गाड़ियों के शोर वाले उदाहरण पर वापस आते हैं। सड़क पर गाड़ियों का शोर, ये एक चीज है। मेरे लिए तो ये बस एक सिरदर्द है। सबके लिए है। इसे कोई सच्चाई के ज्ञान से कैसे जोड़ सकता है? देखिए, जब लेक्चर देने वाले ने उस शोर को सुना तो पहली प्रतिक्रिया आपकी और मेरी तरह आई थी, झुंझुलाहट। लेकिन फिर उन्होंने अपना सोचने का दायरा बड़ा किया, जूम आउट किया। जूम आउट किया? हाँ, उन्होंने सोचा कि ये गाड़ियां तो कुछ 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं और इतना शोर कर रही हैं, लेकिन ये धरती, ये सूरज, ये सारे ग्रह और तारे, ये सब हवाई जहाज से भी हजारों गुना तेज रफ्तार से अरबों सालों से घूम रहे हैं, एक परफेक्ट ऑर्बिट में, एक परफेक्ट सिस्टम में। लेकिन वहां कोई आवाज नहीं है, कोई हॉर्न नहीं, कोई टकराव नहीं, सब कुछ खामोशी से चल रहा है। थोड़ा रुककर, वाह, ये तो मैंने कभी ऐसे सोचा ही नहीं। तुलना ब्रह्मांड की उस महान खामोशी से करते हैं तो आपको उस शोर के पीछे की एक बड़ी सच्चाई दिखाई देती है। आपको उस बनाने वाले की कारीगरी का एहसास होता है। उस बड़ी सच्चाई के सामने सड़क का शोर बहुत छोटा और बेमानी लगने लगता है। सही बात है। झुंझलाहट की जगह एक हैरत और सुकून का एहसास होता है। यही है चीजों के ज्ञान से सच्चाई के ज्ञान तक का सफर। यही बौद्धिक शांति है। ठीक है, तो ये जूम आउट करने की क्षमता ही असली चीज है। लेकिन सवाल यह है कि हम अपने दिमाग को ऐसा सोचने के लिए ट्रेन कैसे करें? हम तो छोटी छोटी बातों में ही उलझे रहते हैं। इस तरह की गहरी सोच विकसित कैसे की जाए? इसका जवाब भी लेक्चर में एक बहुत अच्छे किस्से से दिया गया है। एक बार किसी ने स्वामी विवेकानंद से पूछा कि भारतीय दर्शन का सार क्या है, उसका निचोड़ क्या है। अच्छा। तो स्वामी जी ने कुछ कहा नहीं, बस ब्लैक बोर्ड पर एक बड़ा सा शून्य यानी जीरो। शून्य मतलब दिमाग को बिल्कुल खाली कर दो, सब कुछ सोचना बंद कर दो? नहीं,
यहाँ शून्य का मतलब खालीपन नहीं है, इसका मतलब है दिमाग को निष्पक्ष बनाना, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव बनाना। हाँ, यानी किसी भी चीज को अपनी पहले से बनी बनाई धारणाओं, अपनी पसंद नापसंद, अपने पूर्वाग्रहों के चश्मे से न देखना। बिल्कुल एक साफ स्लेट की तरह खुले दिमाग से चीजों को समझना। अगर हमारा दिमाग पहले से ही किसी विचारधारा या पक्षपात से भरा हुआ है तो हमें कभी भी किसी चीज की असली सच्चाई पता नहीं चलेगी। लेकिन दिमाग को निष्पक्ष बनाओ ये कहना बहुत आसान है, पर करना उतना ही मुश्किल। बहुत मुश्किल है। हमारे तो बचपन से इतने सारे पूर्वाग्रह मतलब बायसेस होते हैं, क्या वाकई कोई पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव हो सकता है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। शायद 100% ऑब्जेक्टिव होना इंसान के लिए मुमकिन न हो। लेकिन लेक्चर का सार ये है कि हमें इसकी लगातार कोशिश करनी चाहिए। ये एक प्रैक्टिस है, जैसे जिम में आप रोज वजन उठाकर मसल्स बनाते हैं, सही। वैसे ही यहाँ आप रोज अपनी धारणाओं पर सवाल उठाकर अपने दिमाग को ट्रेन करते हैं। शुरुआत बस इस बात को मानने से होती है कि हाँ, मेरे अपने पूर्वाग्रह हैं और मुझे उनसे ऊपर उठकर सोचने की कोशिश करनी है। और जब मन इस तरह तैयार हो जाता है तब क्या होता है? तब वो ट्रिगर होने लगता है। ट्रिगर? हाँ, लेक्चर में माइकल फैराडे का उदाहरण है। वो अपनी लैब में काम कर रहे थे और एक चिंगारी, एक स्पार्क ने उनके दिमाग को ट्रिगर कर दिया। अच्छा। हम और आप शायद उस चिंगारी को देखकर नजरअंदाज कर देते, लेकिन फैराडे का दिमाग उस सवाल से भरा हुआ था कि बिजली क्या है। उस एक चिंगारी ने उन्हें बिजली के पूरे सिद्धांत तक पहुंचा दिया। उनका दिमाग उस जानकारी को पकड़ने के लिए तैयार था। तो ये ट्रिगर होने वाला मन एक तरह से उस जासूस की तरह है जो हर छोटी से छोटी चीज में कोई सुराग देख लेता है। बिल्कुल सही एनालॉजी है। या इसे ऐसे समझें कि आपका दिमाग एक खास तरह के पैटर्न या सच्चाई को खोजने के लिए ट्यून्ड है। हाँ, जब वो पैटर्न दुनिया में कहीं भी दिखता है, चाहे वो सड़क का शोर हो, एक चिंगारी हो या किसी किताब का पन्ना, आपका दिमाग तुरंत उसे पकड़ लेता है और एक बड़े आइडिया से जोड़ देता है। अरे वाह! इसी को ट्रिगर होना कहते हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र में भी यही होता है। एक तैयार मन किसी भी आम घटना से एक असाधारण सबक सीख सकता है। ठीक है, तो पहला कदम है दिमाग को एक साफ स्लेट की तरह बनाना ताकि वो ट्रिगर हो सके। लेकिन असल दुनिया तो साफ नहीं है, वो तो भरी हुई है निराशा, भेदभाव और मुश्किलों से। तो ये साफ दिमाग उस नकारात्मक डेटा को कैसे प्रोसेस करेगा? शायद यहीं पर वो सबसे बड़ा फॉर्मूला काम आता है जिसकी बात लेक्चर में की गई है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। लेक्चर के मुताबिक मन की शांति का सबसे बड़ा, बल्कि शायद इकलौता फॉर्मूला है क्या? नकारात्मक अनुभवों को सकारात्मक विचारों में बदलने की कला सीखना। The art of converting a negative into a positive। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, थिंक पॉजिटिव। हाँ, लगता है। लेकिन क्या ये वाकई काम करता है? जब किसी के साथ असल में कुछ बुरा होता है तो उसे सिर्फ पॉजिटिव सोचो कहना तो बहुत सतही लगता है। ये सिर्फ पॉजिटिव सोचो से कहीं ज्यादा गहरा है। ये एक प्रैक्टिकल टेक्निक है। अच्छा। लेक्चर में एक उदाहरण है। एक आदमी ने शिकायत की कि मेरी कंपनी में मेरे साथ भेदभाव हुआ और मेरा प्रमोशन रोक दिया गया। ये तो एक वाजिब शिकायत है, एक नकारात्मक अनुभव है। बिल्कुल। हाँ, और इस पर गुस्सा आना भी स्वाभाविक है। बिल्कुल, लेकिन उसे जवाब में एक सवाल पूछा गया, क्या इस नौकरी को पाने के बाद आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हुई है? उस आदमी ने कहा, हाँ, बहुत बेहतर हुई है। अब देखिए क्या हुआ। अच्छा। जिस स्थिति में सिर्फ शिकायत और गुस्सा था, उसी स्थिति में शुक्रगुजारी मतलब ग्रैटिट्यूड का एक पहलू भी खोज लिया गया। ये नाइंसाफी को सही नहीं ठहरा रहा, लेकिन ये आपका ध्यान उस चीज पर ले जा रहा है जो आपके पास है, न कि उस पर जो आपके पास नहीं है। तो मतलब ये पूरा खेल देखने के नजरिए का है, एंगल ऑफ विजन का। बिल्कुल। एक ही स्थिति एक एंगल से गुस्सा और नफरत पैदा कर रही है और दूसरे एंगल से शांति और शुक्रगुजारी। ये तो हमारे सोचने के तरीके को पूरी तरह से उलटने जैसा है। हाँ, हम अक्सर सोचते हैं कि अगर मुझे प्रमोशन मिल जाए तो शांति मिलेगी, लेकिन यहां कहा जा रहा है कि अगर प्रमोशन ना मिलने पर भी मैं शुक्रगुजार हो सकूं तो शांति मिलेगी। एग्जैक्टली। ये तो पूरा गेम ही बदल देता है। यही इसका सार है। शांति बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है, बल्कि हमारे आंतरिक नजरिए पर निर्भर है। अब लेक्चर में एक बहुत बड़ा और शायद थोड़ा विवादास्पद उदाहरण दिया गया है जो इस फॉर्मूले को और भी बड़े पैमाने पर लागू करता है। ये पश्चिमी दुनिया के बारे में है। कहा गया कि बहुत से मुसलमान पश्चिमी देशों को एक नकारात्मक नजर से देखते हैं, जिसकी ऐतिहासिक वजह भी हैं। हाँ, बिल्कुल है। जैसे इजराइल का समर्थन या ऑटोमन साम्राज्य का अंत। हाँ,
और ये एक बहुत शक्तिशाली उदाहरण है कि कैसे एक ट्रिगर हुआ दिमाग यहाँ एक बिल्कुल अलग सच्चाई खोज सकता है। एक नजरिए से पश्चिम एक दुश्मन है, लेकिन दूसरे नजरिए से देखें तो पश्चिम ने क्या किया? उन्होंने प्रकृति में छिपे हुए खजानों को खोजा, जिन्हें हम आज टेक्नोलॉजी कहते हैं। टेक्नोलॉजी, हवाई जहाज, प्रिंटिंग प्रेस, इंटरनेट, कंप्यूटर, ये सब प्रकृति के नियम थे जो हमेशा से मौजूद थे। पश्चिम ने बस उन्हें खोजकर हमारे सामने रख दिया। और यहीं पर वो शेर का हिस्सा वाली बात आती है जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी, लायंस शेर। हाँ, लेक्चर कहता है कि पश्चिम ने ये सब अपने सांसारिक या व्यावसायिक मकसदों के लिए बनाया। ठीक है। उन्हें इसका इनाम भी मिला, दौलत और शोहरत के रूप में, लेकिन ये एक छोटा सा इनाम है। छोटा इनाम। हाँ, अब सोचिए एक आस्तिक, एक बिलीवर के बारे में। वो इसी टेक्नोलॉजी, इसी इंटरनेट, इसी प्रिंटिंग प्रेस का इस्तेमाल ईश्वर के शांति के संदेश को पूरी दुनिया में फैलाने के लिए करता है। एक ऐसा काम जो पहले लगभग नामुमकिन था। तो इस काम का जो अनंत इनाम है, जो शेर का हिस्सा है, वो किसे मिलेगा? उस आस्तिक को। जब मैंने लेक्चर में ये शेर का हिस्सा वाली बात पढ़ी तो मुझे एक पल के लिए रुकना पड़ा। ये सोचने का एक बिल्कुल ही अलग तरीका है ना? मतलब जिस चीज को आप सालों से एक समस्या के तौर पे देख रहे हैं, लेक्चर कह रहा है कि वो असल में आपके लिए एक छिपा हुआ अवसर है। बिल्कुल। इस नजरिए से पश्चिम दुश्मन नहीं, बल्कि एक हितैषी, एक बेनिफैक्टर नजर आता है, जिसने अनजाने में आपको ईश्वर के संदेश को फैलाने का एक जबरदस्त मौका दे दिया। सही। ये नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदलने का शायद सबसे बड़ा उदाहरण है। मैं समझ सकता हूं कि ये नजरिया नकारात्मकता को बदलने के लिए, लेकिन क्या ये इतिहास को बहुत ज्यादा सरल नहीं बना देता? क्या हम साम्राज्यवाद, कॉलोनियलिज्म और उसके बुरे प्रभावों को सिर्फ इसलिए नजरअंदाज कर सकते हैं क्योंकि हमें टेक्नोलॉजी मिले? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है, और लेक्चर का मकसद इतिहास को फिर से लिखना या किसी के कामों को सही या गलत ठहराना नहीं है। अच्छा। इसका फोकस पूरी तरह से व्यक्ति की अपनी मन की शांति पर है। तर्क ये है कि अगर आप ऐतिहासिक शिकायतों को अपने मन में लेकर चलेंगे तो वो जहर आज आपको नुकसान पहुंचाएगा। ये एक मनोवैज्ञानिक रणनीति है, राजनीतिक नहीं। ये आपको अतीत के बोझ से आजाद करके भविष्य के अवसरों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है, ताकि आप अपना मानसिक संतुलन न खोएं। ये नजरिए का बदलाव सच में बहुत शक्तिशाली है, और ये सिर्फ इतिहास पर ही नहीं बल्कि जिंदगी के सबसे बड़े सवालों में से एक पर भी लागू होता है। दुनिया में दुख और बुराई क्यों है? हाँ, लेक्चर इस पर भी एक नया दृष्टिकोण देता है, जिसे हम आमतौर पर बुराई की समस्या, द प्रॉब्लम ऑफ ईविल कहते हैं। एक मिनट रुकते हैं। ये बुराई की समस्या को चुनौती की समस्या कहना, ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मानसिक बदलाव है। बहुत बड़ा। आमतौर पर जब कुछ बुरा होता है तो हमारा पहला सवाल होता है, मेरे साथ ही क्यों, या ऐसा क्यों हो रहा है? ये नजरिया हमें एक पीड़ित, एक विक्टिम बनाता है। और लेक्चर का तर्क है कि अगर आप सवाल बदल दें, ये स्थिति मुझे क्या सिखाने की कोशिश कर रही है, या इस चुनौती से मैं कैसे मजबूत बन सकता हूं, तो आप पीड़ित से खिलाड़ी बन जाते हैं। अच्छा। ईश्वर की इस दुनिया का प्लान ही प्रतिस्पर्धा, चुनौती और स्वतंत्रता पर आधारित है, और जहां चुनौती होगी वही विकास होगा। सही बात है। जिस जिम में वजन ही ना हो वहां कोई बॉडी नहीं बना सकता। ये दुनिया हमारे लिए एक तरह का मानसिक जिम है। वाह। इस समझ से मन में शांति आती है कि जो हो रहा है वो मेरे विकास की योजना का हिस्सा है। लेक्चर में इसकी तुलना मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स के दृष्टिकोण से की गई है। हाँ, उनका ध्यान अधिकारों पर होता है, और जहां भी अधिकार का हनन होता है वे विरोध और शिकायत करते हैं, जिससे अक्सर एक नकारात्मक माहौल बनता है। इसके उलट सिंगापुर का मॉडल दिया गया है, जहां अधिकारों से ज्यादा कर्तव्यों, ड्यूटीज पर जोर दिया गया, और नतीजा ये हुआ कि उन्होंने जबरदस्त तरक्की की। लेक्चर कहता है कि सच्चा सुधारक वो नहीं है जो सिर्फ जुल्म की ओर इशारा करे, बल्कि वो है जो लोगों को उन चुनौतियों का सामना करने के काबिल बनाए, उन्हें वो बौद्धिक और व्यवहारिक उपकरण दे जिससे वे आगे बढ़ सकें। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? मन की शांति दुनिया से भागने में नहीं, बल्कि दुनिया के साथ एक नए बौद्धिक स्तर पर जुड़ने में है। बिल्कुल। ये अपने देखने का नजरिया बदलने की कला है। ये हर नकारात्मक अनुभव, चाहे वो कितना भी छोटा या बड़ा क्यों ना हो, एक गहरी सच्चाई या ईश्वरीय योजना की खोज करके उसे सकारात्मक में बदलने की कला है। एकदम सही। अंत में एक बहुत गहरी बात कही गई है,
यूनेस्को का एक मशहूर कोट है कि युद्ध मन से शुरू होते हैं, कि सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता ईश्वर का भय है। यहाँ इसका मतलब समझाया गया है कि ईश्वर के नजरिए से चीजों को देखना। यानी उस बड़ी तस्वीर, उस ग्रैंड प्लान को समझने की कोशिश करना। बिल्कुल। तो आज की इस बातचीत को हम सुनने वालों के लिए एक विचार के साथ खत्म करते हैं। अपनी जिंदगी के किसी एक नकारात्मक अनुभव या समस्या के बारे में सोचिए जिसे लेकर आप परेशान हैं। अब कोशिश कीजिए कि उसे एक समस्या के तौर पर नहीं बल्कि एक चुनौती के रूप में देखें। अच्छा। एक ऐसी चुनौती जो शायद आपके बौद्धिक विकास की योजना का हिस्सा हो। सोचिए अगर आप उसे इस नए नजरिए से देखें तो वो कैसा दिखेगा और आपकी फीलिंग्स में क्या बदलाव आएगा?